पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी क्लोज सरफेस से या ओपन सरफेस से फ्लक्स कितना पास होता है उसको देखे थे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग चार्ज के कारण किसी क्लोज सरफेस से या ओपन सरफेस से फ्लक्स कितना पास होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है उसको पढ़ लेते हैं, फिर ओपन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा चार्ज के कारण वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा तो वो निकालना क्या होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों होता है वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए क्या किए हैं कि एक गॉस नाम के जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए कि एक मेथड दिए। इसके हेल्प से अगर आप कैलकुलेट करिएगा इंटेंसिटी किसी क्लोज सरफेस से सॉरी इसके हेल्प से अगर आप फ्लक्स कितना पास होगा किसी क्लोज सरफेस से वो कैलकुलेट जब करिएगा ना तो बहुत इजीली है जो कि कैलकुलेट हो जाता है। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि किसी चार्ज के कारण किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा तो सिंपल मेथड से मतलब इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है, निकल सकता है, लेकिन वो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट वगैरह लगा करके निकलता है। तो गॉस नाम के जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए कि एक मेथड दिए कि अगर इस मेथड से तुम अगर किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहते हो तो बड़ा इजीली है जो कि निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो गॉसेस लॉ होगा कि इसके हेल्प से हम लोग कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना वो तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम ये बता देते हैं कि ये एप्लीकेबल किस केस में है और इसका यूज किस जगह पर किया जाता है। ठीक है, चूंकि ये टारगेट बैच है इसलिए हम पहले ही ये वाला बताते हैं। फाउंडेशन में क्या होता है कि पहले पढ़ा दिया जाता है उसके बाद ये बताया जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि टारगेट है ये तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि गॉसेस लॉ जो होगा ना वो किसी भी टाइप के क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, किसी भी टाइप के क्लोज सरफेस के लिए, चाहे वो सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो। ये बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज और समझना कि गॉसेस लॉ किसी भी क्लोज टाइप के क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे वो सिमेट्रिक रहे चाहे एसिमेट्रिक रहे। मगर आप गॉसेस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहिएगा तब किस ढंग का सरफेस होना चाहिए तो सिमेट्रिक होना चाहिए। अब शुरू में ही हम ये बात क्यों हिट किए, क्योंकि जब बच्चा 12th क्लास में पढ़ता है तो वो जब भी इंटेंसिटी कैलकुलेट करता है गॉसेस लॉ के हेल्प से तो वो क्या पढ़ता है एक सिमेट्रिक सरफेस। तो बार बार वो सिमेट्रिक सरफेस सुन के उसके दिमाग में ही ये बात सेट हो जाता है कि गॉसेस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, सिमेट्रिक सरफेस के लिए, और इसी पर वो फंसाएगा किसी ना किसी दिन। अभी फंसाया नहीं है, फंसाएगा। तो ये समझ में आया आपको कि गॉसेस लॉ किसी भी ढंग के क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। गॉसेस लॉ के हेल्प से इंटेंसिटी जब आप कैलकुलेट करिएगा तब सरफेस का सिमेट्रिक होना जरूरी है। समझ में आया? तो 12th में क्या होता है कि बार बार आप क्या करते हैं कि गॉसेस लॉ के हेल्प से इंटेंसिटी निकालते हैं। अरे बोलो यार, जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया, होलो स्फीयर हो गया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया, सिलेंडर हो गया, तो बार बार बोलाता है कि सिमेट्रिक सरफेस बना रहे हैं, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चा के दिमाग में सेट कराता है कि किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। आप किसी सिंपल बच्चा से पूछ के देखिए गॉसियन माने गॉसेस लॉ जो है वो किसके लिए वैलिड है, सिमेट्रिक सरफेस के लिए कि एसिमेट्रिक के लिए कि दोनों के लिए। तो देखिएगा कोई बोलेगा सिमेट्रिक के लिए, क्योंकि वो सुना है ना कि बार बार सिमेट्रिक सरफेस बनाओ, सिमेट्रिक सरफेस बनाओ। तो ये दोनों में अंतर पता चला तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है तब सरफेस क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो टारगेट के बैच में डिराइव करके नहीं बताया जाता, वो तो हम पहले ही ना आपको पढ़ा दिए। होलो स्फीयर के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण, बोलो यार इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण, तो वो बताया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं कि गॉसेस लॉ से कैसे डिराइव हुआ, वो बस आपको याद करना है, यूज कर लेना है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा
इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस लॉ के हेल्प से सरफेस का सिमेट्रिक होना जरूरी है कि एसिमेट्रिक, कि दोनों टाइप का चलेगा, सिमेट्रिक। तब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जिस टाइप के चार्ज के लिए सिमेट्रिक सरफेस नहीं मिल पाएगा, उस टाइप के चार्ज का इंटेंसिटी हम लोग गॉसेस लॉ से नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल है जी, जैसे कि हम ऐसे ही केवल लिख दे रहे हैं, रिंग, डिस्क, डायपोल, ये सब चीज, कुछ ऐसा चीजें बहुत सारा है, समझ आ रहा है कि नहीं? और भी हो सकता है, फाइनाइट लाइन चार्ज, इन सब के लिए आप सिमेट्रिक सरफेस निकाल नहीं पाइएगा, मतलब इसमें सिमेट्रिक सरफेस आप बना ही नहीं सकते हैं। तो क्या समझ में आया कि गॉसेस लॉ के हेल्प से आप इसका इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कभी ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि गॉसेस लॉ के हेल्प से आप किसका इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पॉइंट चार्ज हो गया, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इनफाइनाइट सिलेंडर, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये सब के कारण क्या होता है कि सिमेट्रिक सरफेस मिल जाता है। तो गॉसेस लॉ के हेल्प से आप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये सब में सिमेट्रिक सरफेस नहीं मिल पाता है। इस कारण से, इसके कारण आप इंटेंसिटी गॉसेस लॉ के हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वो इंटीग्रेट होकर के आता है, सब फॉर्मूला बता दिया गया है। हम क्या बोल रहे हैं कि इसके कारण अगर किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना रहेगा तो गॉसेस लॉ नहीं लगा सकते हैं। फ्लक्स निकालना रहेगा तो हमेशा अप्लाई कर सकते हैं गॉसेस लॉ को। इंटेंसिटी कैलकुलेट करना रहेगा तब सरफेस का सिमेट्रिक होना जरूरी है, और ये सब में सिमेट्रिक नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बाकी ये सब सिमेट्रिक सरफेस आपको किसमें मिल जाएगा? पॉइंट चार्ज में, और हाँ स्फीयर केवल लिख दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? सॉलिड हॉलो दोनों हो गया, और सिलेंडर लिख दे। एक चीज समझिएगा, सिलेंडर में इनफाइनाइट होना मस्ट है जी। सिलेंडर फाइनाइट साइज का रहेगा तो नहीं होगा। देख रहे यहाँ, एक चीज और समझिएगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसका भी क्या होता है? मिल जाता है, लेकिन फाइनाइट लाइन चार्ज रहेगा तो उसका नहीं मिल पाएगा। तो ये समझ में आया कि ये सब का जो है इंटेंसिटी आप गॉसेस लॉ के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज थ्योरेटिकल में भी है जो कि आपसे सवाल नहीं पूछा है, वो पूछेगा, क्योंकि दूसरा एग्जाम में पूछा सब में भी पूछेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है? तो फाउंडेशन में क्या किया जाता है ना कि पहले सब पढ़ा दिया था तब ये बात बोला जाता है इसके बारे में। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन टारगेट में आपको टू द पॉइंट याद रखना है, तो इतना कहानी आपके दिमाग में होना चाहिए, और ये तो ध्यान में रहना चाहिए। उसमें बोल देगा कौन गॉसेस लॉ के हेल्प से इंटेंसिटी नहीं दे पाएगा, मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि उसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव नहीं हो पाएगा, और उसमें ऑप्शन दे देगा सॉलिड स्फीयर, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, डिस्क, और कुछ भी दे सकता है, नाम दे सकता है या ऑल दे सकता है, इस ढंग से बात करेगा। तो ये समझ में आया कि डिस्क वाला में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बनेगा, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस नहीं बन पाता है। बोलो यार। तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं कि गॉस नाम के जो साइंटिस्ट थे उनको अपना गॉसेस लॉ देने का क्या जरूरत पड़ा, ठीक है? मैंने क्या उनके दिमाग में चला कि ऐसे तो दिक्कत लगेगा तो हम एक सिंपल वर्जन देते हैं, ठीक है? तो समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा, इसके पहले हम एक चीज और बोल दे रहे हैं, समझिएगा जी, एक चीज और बोल दे रहे हैं कि ये वाला जो है वो कूलॉम्स लॉ को डिराइव कर सकता है, और कूलॉम्स लॉ के हेल्प से क्या होगा? ये भी डिराइव हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ दिया कि एज्यूम करिए कि गॉसेस लॉ गलत है, या बोला कि एज्यूम करिए कि कूलॉम्स लॉ गलत है,
अरे बोलो यार, तो समझ जाइएगा कि गॉसेस लॉ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब वो ऐसे भी बोल सकता है कि एज्यूम करिए कि कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स है वो 1/r² से वेरी नहीं कर रहा है। कैसे कर रहा है वेरी? 1/r से। तब फिर कूलॉम्स लॉ गलत हो जाएगा। समझ में आया? सॉरी, तो गॉसेस लॉ क्या हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, वो इस ढंग का एक्सप्रेशन नहीं देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मैंने टू द पॉइंट हम ये बात करना चाह रहे हैं कि गॉसेस लॉ और कूलॉम्स लॉ दोनों एक दूसरे से आ सकता। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक में तुम टिल्टिंग करोगे तो दूसरा भी है जो कि उसी ढंग से नहीं रह सकता, उसमें भी टिल्टिंग होगा। अरे समझ में आ रहा है? तो इसको घुमा के भी वो पूछ सकता है कि एज्यूम करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि 1/r से वेरी कर रहा है, तो क्या गॉसेस लॉ में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो वाला एप्लीकेबल होगा या नहीं एप्लीकेबल होगा? तो नहीं एप्लीकेबल होगा। जैसे गॉसेस लॉ में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास होता है केवल इंटरनल चार्ज पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कब सही है? जब तक कूलॉम्स लॉ सही, माने 1/r² से वेरी करेगा। तो वो अगर बदल गया तो यहाँ पर जो पढ़ेंगे सब गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये सब पूछता है। गॉसेस लॉ में क्या है ना कि न्यूमेरिकल बड़ा आसान होता है, जो सिखाया जाएगा एकदम वैसे ही आएगा, एग्जाम्पल में सही तो वैसे ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो भी थोड़ा बहुत अच्छा सवाल रहेगा। तो थ्योरेटिकल में फंसना नहीं है। अरे बोलो यार, तो क्लियर हो गया? क्या गॉसेस लॉ से कूलॉम्स लॉ को डिराइव किया जा सकता है? यस। कूलॉम्स लॉ से गॉसेस लॉ को? यस। समझ रहे हो? अब यहां पर देखो जी, थोड़ा सा बात को समझना कि हमको इस क्लोज सरफेस से निकालना है कि कितना फ्लक्स पास होगा। दो गो चार्ज दिया हुआ है, एगो यहाँ Q1 दिया हुआ है, एगो क्या दिया हुआ है -Q2 दिया है। तो इसके कारण हमको इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स अगर निकालना, तो अब तो हम लोग जानते हैं कि किसी छोटे सरफेस पर फ्लक्स E वेक्टर डॉट ds से निकाल करके इंटीग्रेट करते हैं। अब क्या लोचा है ये समझो, तुमको ये करना नहीं, हम खाली फीलिंग के लिए बता रहे हैं। तो इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी इधर होगा और इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी इधर होगा। तो ये समझ में आया कि दोनों का नेट इंटेंसिटी इधर होगा, कुछ इधर होगा, और इसका एरिया वेक्टर इधर है। बोलो यार, तो फ्लक्स निकालना चाहोगे तो इस इंटेंसिटी ds और इस एंगल के हेल्प से निकलेगा। देखो ना, फ्लक्स का वैल्यू होता है इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds, क्लोज सरफेस पर कर रहे हैं तो ऐसे बना दिया है। तो ये वाला खुलेगा तो E ds cos थीटा हो गया। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको किसका किसका जरूरत पड़ेगा? E का और ds का और थीटा का पड़ेगा ना जी। चलो इस जगह पर देखो तो इसके कारण इंटेंसिटी इधर है, इसके कारण इंटेंसिटी इधर है, तो कुछ इधर होगा इंटेंसिटी नेट। अच्छा, फ्लक्स जो कैलकुलेट होगा तो नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट होगा जी। और ds इधर है तो E नेट इधर है, ds इधर है, यहाँ पर कुछ अलग एंगल है। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नेट इंटेंसिटी भी यहाँ से कुछ अलग ही टाइप का होगा। फिर यहाँ पर भी देखोगे तो नेट इंटेंसिटी कुछ अलग होगा और एंगल कुछ अलग होगा। अरे बोलो यार, तो यही एक प्रॉब्लम हो जाता है क्या कि अगर कोई इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालना चाहे फ्लक्स तो उसको E ds cos थीटा का वैल्यू जानना पड़ेगा, और हर जगह पर एकदम कंटिन्यूअसली ये भी बदल रहा है और ये भी बदल रहा है। और कैसे कैसे बदल रहा है उसका एक्सप्रेशन नहीं पता है। अगर जो पता चल जाता कि इस लॉ से वेरी कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो वाला लॉ हम यहाँ पर लिख करके इंटीग्रेट करते, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है कि किस लॉ से वेरी कर रहा है। तो जब पते नहीं है तो तुम कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे? तो फिर एक कंसेप्ट होता है सॉलिड एंगल का, उससे क्या होता है कि कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन अभी तत्काल समझ में आ रहा है कि ऐसे ये सिंपली कैलकुलेट नहीं होगा। अरे बोलो यार, अंदर बाहर में भी चार्ज होगा तो हर जगह पर क्या होगा कि इंटेंसिटी का वैल्यू भी बदलेगा और एंगल भी बदलेगा। तो ये वाला कैलकुलेट हो पाएगा सिंपल ढंग से? अरे बोलो यार, तो सिंपल ढंग से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा तो फ्लक्स कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। अरे बोलो यार, तो ये दिक्कत ना हो गया कि फ्लक्स नहीं कैलकुलेट होगा। तो उसको बहुत आसान करने के लिए ये अपना एक लॉ देते हैं कि तुम ऐसे सोचोगे तो हो जाएगा। अभी जो बात बोले इसका कोई यूज नहीं है आपके लिए, हम बस केवल ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन
सेकंड में बन जाएगा। और जो गॉसियन लॉ से बनने वाला तुम इधर से जो पकड़ लिए तो एकदम झूलते रह जाओगे, बनेगा नहीं। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ जितना टाइप कराया जाएगा सबको आपको देख करके गुजरना है कि अच्छा ऐसे 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 होता है। तो ये टॉपिक या तो बहुत आसान है या तो बहुत हार्ड है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग तो आसान ही कर देंगे, कुछ है नहीं उसको। तो ये सब आपको जानने का जरूरत नहीं है, बस ये जान जाइएगा। इसीलिए हम शुरू में ही 3 भाग में बांट दिए थे कि कांस्टेंट इंटेंसिटी रहेगा तो ई वेक्टर डॉट इफेक्टिव एरिया से करिएगा। पिछला क्लास में वेरिएबल रहेगा इंटेंसिटी तो इंटीग्रेट होकर बनता जो जनरली आपको नहीं आएगा। अब वेरिएबल होगा तो क्यूब वाला क्वेश्चन करवा दिए थे, क्या आएगा उसी टाइप का आएगा। बाकी एक केस क्या था कि अगर चार्ज के कारण इंटेंसिटी पूछेगा तो गॉसियन लॉ से बनाते हैं। अगर चार्ज के कारण इंटेंसिटी पूछा और तुम गॉसियन लॉ को नहीं पकड़े, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस को पकड़ लिए तो हो गया काम। माने 10,000 क्वेश्चन में ये को बन जाए तो उसका कोई मोल थोड़ा नहीं। यह बात समझ में आ रहा? तो कभी भी चार्ज के हेल्प से आपको किसी सरफेस से, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, अगर फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? गॉसियन का। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप बोलिएगा कि सर आप तो बोले कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, आप अभी बोल रहे हैं कि चार्ज रहेगा तो ओपन रहे चाहे क्लोज रहे गॉसियन का ही यूज करते हैं। तो एक्चुअली गॉसियन लॉ जो है ना वो क्लोज सरफेस के लिए है, तो ओपन भी रहता है तो उसको क्लोज टाइप का सोच के डील करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि अगर चार्ज के कारण फ्लक्स निकालना रहेगा तो गॉसियन लॉ से बनाएंगे, चाहे सरफेस कैसा ही रहे। क्लियर हुआ? चलो तो अब क्या पढ़ना है गॉसियन लॉ में, ये वाला यहां से। तो अभी तक जो बोले ना उसमें थ्योरेटिकली थोड़ा सा है, ठीक है। बाकी इसको नहीं भी समझोगे तो कोई बात नहीं, केवल ये याद रखना कि चार्ज के हेल्प से जब भी फ्लक्स निकालना रहेगा तो गॉसियन लॉ को यूज करेंगे। सरफेस किस टाइप का उससे नहीं मतलब है। समझ में आया? अब गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है ये आप यहां पर देखिए। तो गॉस क्या बोलते हैं कि किसी क्लोज सरफेस से चाहे उसका शेप कैसा भी हो, अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फाई टोटल जो होता है क्लोज सरफेस से वो बराबर होता है अंदर के टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के। बाहर में क्या चार्ज है उससे मतलब नहीं। तो गॉसियन लॉ में क्या बोला गया कि किसी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है वो केवल इंटरनल चार्ज पर डिपेंड करता है, आउटसाइड वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। और टोटल फ्लक्स कितना होता है तो अंदर का टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया कि टोटल करोगे तो प्लस माइनस के साथ ही सबको जोड़ोगे, तो ये वाला होगा। अब क्या होता है कि बच्चा इसको पढ़ लेता है और उड़ने लगता है कि हम गॉसियन लॉ पढ़ लिए। तो यहां पर क्या क्या थ्योरेटिकली गलती हो सकता है इसको अब आपको समझना है, ठीक है। तो पहला चीज समझना जो बोल ही दिया गया है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू आउटसाइड चार्ज विल बी जीरो। ठीक, तो पहले बताया कि केवल इंटरनल वाला पर इंटरनल वाले चार्ज पर डिपेंड करता है फ्लक्स, आउटसाइड वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो एज यूजुअल चीज लिखा हुआ है, ठीक है। बस एक बार खाली और बोल दिया गया कि आउटसाइड वाले कारण क्या होगा, जीरो होगा। अब यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फ्लक्स थ्रू एनी पार्ट ऑफ क्लोज सरफेस ड्यू टू आउटसाइड चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो। यही बात हम कल भी आपको बोले थे कि क्लोज सरफेस के एक पार्ट को उठाओगे तो वो क्लोज नहीं रह जाएगा। यह बात समझ में आ रहा है? तुम्हारे दादाजी पहलवान थे तो तुम नहीं लड़ ले चलो कि हम भी पहलवान हैं, मुंह कान टूट करके घर जाएगा। यह बात समझ में आ रहा है? तो क्लोज सरफेस के किसी पार्ट को उठाओगे तो उस पर क्लोज सरफेस वाला प्रॉपर्टी नहीं लगा दोगे तुम। यह बात समझ में आ रहा है? तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो पास होगा आउटसाइड चार्ज के कारण वो जीरो होगा। क्लोज सरफेस के किसी पार्ट से
आउटसाइड वाला फ्लक्स के कारण जीरो ही होगा, तुम नहीं बोल सकते हो। जीरो नहीं होगा ये भी तुम नहीं बोल सकते हो। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, ये बहुत हिटिंग पॉइंट है क्योंकि एकदम फंसाएगा तुमको उसमें। बाहर वाले देखो गड़बड़ कहाँ होता है, बच्चा सुनता है गॉसेस लॉ तो फ्लक्स क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको बाहर वाला चार्ज के बारे में कुछ सोचने ही नहीं रहता है। तो वही हिट करके यहां बोला गया कि बाहर वाले चार्ज के कारण क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो होता है, इंटेंसिटी जीरो नहीं होता है। यह बात समझ में आ रहा है? माने अगर इससे फ्लक्स तुम कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो इसका भी इंटेंसिटी यहां पर रहेगा। यह अलग बात है कि फ्लक्स ओवरऑल उसके कारण जीरो आ जाएगा। मतलब आउटसाइड चार्ज के कारण ई वेक्टर जीरो नहीं होगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस क्लोज सरफेस पर जीरो होगा। समझ में आया? बोलो जी। तो ये वाला आपको ध्यान रहना चाहिए कि इंटेंसिटी जीरो नहीं हो जाता है, फ्लक्स जीरो होता है। या ये कहो कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस क्लोज करोगे तो आउटसाइड के कारण अगर ये है तो वो जीरो होगा। ये समझ में आया? तो यहां एक चीज समझिएगा कि फाई टोटल को मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे इस पर तुमको अगर फ्लक्स निकालना है टोटल तो यहां पर करोगे ना जी, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस, यहां पर जो भी इंटेंसिटी होगा चाहे जिसके भी कारण हो, ये समझ में आ रहा है, तो वो बराबर होगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट गॉसेस लॉ से। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो ई है वो सब चार्ज के कारण है। ये अच्छा बच्चा को पकड़ में नहीं आता है जी, इसलिए हम उसको एकदम हिट करके बोल रहे हैं क्योंकि उसके दिमाग में सेट रहता है गॉसेस लॉ क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और वो सोचता भी लगता है कि अरे चार्ज केवल किसके कारण है, अंदर के कारण के बाहर के कारण? अंदर के कारण। तो उसको इसमें सब कुछ अंदर के कारण ही दिखता है ना, केवल फ्लक्स अंदर वाले कारण होगा, इंटेंसिटी या बाकी कोई भी चीज होगा तो अंदर बाहर दोनों कारण। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये सब चीज हिटिंग पॉइंट है। अरे बोलो यार। और एक बात पहले बता दे रहे, यहाँ के लिए नहीं किसी भी जगह के लिए, कि क्लोज का पार्ट उठाओगे तो क्लोज वाला प्रॉपर्टी उस पर नहीं लगा दोगे। अरे समझ में आ रहा है? हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। तो कभी ना कभी एकदम जरूर इस ढंग से देगा कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस यहाँ क्लोज सरफेस है बराबर होगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बोल देगा कि यहाँ इंटेंसिटी या चार्ज सीधे बोल देगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड नहीं बोलेगा, इसका वैल्यू बोल देगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद वहां पर दे सकता है कि क्यू इंटरनल है, ई इंटरनल के कारण है, क्यू एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल है, समझ रहा है? क्यू इंटरनल है, ई टोटल है, क्यू इंटरनल है, ई एक्सटर्नल है, ऐसे करके बात करेगा तो क्या होगा? हाँ, क्यू इंटरनल है, ई टोटल है। ये बात समझ में आया? तो ये नहीं कि यहाँ इन तो यहाँ इन वाला ही समझना। अरे बोलो यार, तो गलती नहीं ना होगा। टू द पॉइंट क्या बोला जाएगा? बाहर वाले के कारण फ्लक्स जीरो होता है, इंटेंसिटी जीरो नहीं होता है। और इस इक्वेशन में ये इंटरनल चार्ज है लेकिन ये इंटेंसिटी सब के कारण है। क्लियर हुआ? हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, बस एक बार आंख से गुजार दिया गया तो बन जाएगा। अब इस पर हम लोग सवाल करें उसके पहले हम थोड़ा सा फिजिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आउटसाइड चार्ज के कारण फ्लक्स टोटल जीरो क्यों होता है। यहां पर बताया गया है कि टोटल जीरो क्यों होता है। यहां पर सिर्फ ये बोला गया कि तुमको याद रखना क्या कि आउटसाइड चार्ज के कारण फ्लक्स जीरो होता है। कैसे होता है ये बताया नहीं गया, तो नहीं भी जानिएगा तो काम चल जाएगा, मगर हम बता रहे हैं तो उल्लू तो नहीं होंगे। तो उसका रीजन क्या है ना कि हो सकता है कि समझाने के दौरान जो बोलेंगे ना उसका एक पार्ट उठा के तुमसे पूछ सकता है, वो हम आगे आपको बता रहे हैं। तो पहले फिजिकली हम एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर बाहर वाला के कारण फ्लक्स जीरो क्यों होना चाहिए। अरे बोलो यार, सबसे पहले एक चीज जी, क्यों जीरो होना चाहिए नहीं भी समझ में आया, कम से कम ही याद रहना चाहिए कि जीरो होगा।
क्यों जीरो होगा? तो अच्छा बात होगा अगर आप समझ जाइए तो, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है। तो एक तो कॉमन सेंस से आप सोचिए कि कोई क्लोज है तो ये नहीं लग रहा है कि जितना लाइन ऑफ फोर्स एंट्री करेगा उतना ही निकलेगा। अरे बोलो यार, अरे ये क्लोज है तो ये समझ में आ रहा है कि जितना घुसेगा तो हर हालत में उसको बाहर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अरे बोलो यार, तो ये समझ में आया कि जितना लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस से घुसेगा उतना ही लाइन ऑफ फोर्स निकल भी जाएगा। इधर से घुसेगा उधर से निकल गया। बोलो यार, तो आपको पहले ने बताया गया था कि फ्लक्स का क्या मतलब होता है? किसी से इलेक्ट्रिक फील्ड का पास होना या लाइन ऑफ फोर्स का पास होना। तो ये समझ में आया कि अगर टोटली देखो तो क्या होगा बताओ? तो कि इधर से घुस रहा है उधर से निकल रहा है। तो एक तो ऐसे समझ सकते हो कि 50 घुसा था 50 निकल गया, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? 0। लेकिन अगर इनसाइड वाला से तुम देखो, अगर एक बात बोल रहे हैं तो अगर ये पॉजिटिव है तो केवल निकलबे करेगा। अरे निकलना मतलब ये नहीं सोचना कि यहां से घुसा वहां से निकल गया। अरे एक सरफेस से घुसा दूसरे सरफेस से निकला, वो बात हम कर रहे हैं। ये नहीं सोचोगे कि अंदर का सरफेस से घुसा इधर से निकल गया, वो ना, ये बस एगो माना जाएगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ से घुसा वहां से निकला, यहाँ से घुसा वहां से निकला। अरे बोलो यार, लेकिन अगर अंदर में चार्ज रहेगा तो या तो बाहर निकलेगा और अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा? केवल अंदर ही जाएगा। तो ये समझ में आया कि बाहर वाला कारण टोटल फ्लक्स 0 क्यों होता है? क्योंकि जितना लाइन ऑफ फोर्स एंट्री करता है उतना ही निकलता है। इसको एज थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है तुमसे कि क्यों 0 होता है। अरे बोलो यार, और इंटरनल वाला के कारण या तो बाहर निकलेगा या तो केवल अंदर जाएगा। ये बात समझ में आया? हाँ, अगर प्लस माइनस दोनों रख दिए अलग अलग, जैसे 5 कूलम रख दिया -2 कूलम रख दिए, तो 5 कूलम के कारण ज्यादा बाहर निकलेगा, -2 के कारण कम अंदर आएगा, तो ओवरऑल तो निकलबे ना किया जी। ये बात समझ में आ रहा है आपको? या निगेटिव ही ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव ज्यादा होगा और पॉजिटिव कम होगा, तो निकलेगा कम आएगा ज्यादा, तो ओवरऑल क्या हुआ कि उसमें आया। अरे बोलो यार, तो ये समझ में आया कि अंदर वाला के कारण, अंदर वाले चार्ज के कारण क्या नेट या तो निकलेगा या तो आएगा। लेकिन आउटसाइड वाले कारण क्या हुआ? एकदम फिक्स हो गया। क्या कि जितना एंट्री करेगा उतना ही निकलेगा। देखो ना, ऐसे भी होगा तो ऐसे होगा ना जी। तो ये फिजिकली समझ में आया कि क्यों बाहर वाला कारण फ्लक्स 0 होता है क्लोज सरफेस पर। अरे बोलो यार, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हो सकता है थ्योरी भी पूछे। दूसरा चीज हम आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों नेट 0 होता है। अभी तो लाइन ऑफ फोर्स के हिसाब से फिजिकली ना बताएंगे, अब मैथमेटिकली सोचते हैं कि नेट 0 होगा कि नहीं होगा, और मैथमेटिकली बताएंगे तो उसी में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो पहले दिमाग से गुजरा हुआ चाहिए। जैसे कि इस केस में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डीएस वेक्टर इधर है, यहां देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डीएस इधर, यहां देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डीएस इधर, यहां देखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, डीएस इधर। अरे बोलो यार, यहां देखते इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, डीएस इधर। अरे बोलो, तो नहीं लग रहा है कि इस पूरे जोन में, ये बात समझ में आ रहा है आपको कि इस पूरे जोन में थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अरे रेयर केस में एक आध जगह पर हो जाएगा 90 से कम, वो अलग बात है, लेकिन इस केस में भी तत्काल समझ में आ रहा है कि लगभग जगह पर 90 से ज्यादा है। तब तो फ्लक्स अगर निकालिएगा तो हो जाएगा ई ds cos थीटा, अरे ई वेक्टर डॉट ds, तो ई, अब तो ई मैग्नीट्यूड ना हो गया जी, ये भी मैग्नीट्यूड हो गया। अरे ई वेक्टर डॉट ds में करोगे ई ds cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, ये वाला cos थीटा। तो ये समझ में आया कि ये वाला तो पॉजिटिव हो गया मैग्नीट्यूड, ये भी पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो गया बताओ तुम? ये निगेटिव हो गया क्योंकि थीटा 90 से ज्यादा है। तो ये समझ में आया कि इस डायरेक्शन में से फ्लक्स जो होगा वो निगेटिव होगा ओवरऑल। चलो अब इस तरफ तुम देखो तो क्या देखोगे? ई उधर ds इधर, ई उधर ds इधर, यहां देखोगे ई उधर ds इधर। तो नहीं लग रहा है कि इस केस में
थीटा क्या है 90 से कम है, तो उधर तुम देखोगे तो ई भी पॉजिटिव, ई ds cos थीटा में ई तो मैग्नीट्यूड हो गया पॉजिटिव होगा, ds भी है जो कि पॉजिटिव होगा, बोलो यार, और cos थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वही समझ में आया। और ऐसा हो जाता है कि जितना निगेटिव इधर से उतना ही पॉजिटिव उधर से हो जाता है और ओवरऑल जीरो होता है। अब समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आउटसाइड चार्ज के कारण टोटल फ्लक्स जीरो होता है क्लोज सरफेस से, उसके किसी एक पार्ट पर पॉजिटिव भी हो सकता है, एक पार्ट पर नेगेटिव भी हो सकता है, किसी जगह पर 90 डिग्री बनेगा तो जीरो भी हो सकता है, मतलब टोटल फ्लक्स जीरो होगा आउटसाइड के कारण, इसका तुम गारंटी ले सकते हो। किसी एक पार्ट पर जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसका तुम गारंटी नहीं ले सकते हो। समझना, किसी के पास सुबह में पैसा नहीं है और शाम में भी पैसा नहीं है, तो दो केस बनेगा, या तो कंटिन्यू पैसा नहीं है, या तो पॉजिटिव हुआ उसके बाद निगेटिव हुआ, या निगेटिव हुआ होगा उसके बाद पॉजिटिव हुआ होगा, यही ना हो सकता है जी। तो ये समझ में आया इसमें क्या कि सब के जगह पर जीरो नहीं होता है बाहर वाला कारण, कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव कहीं जीरो, ओवरऑल जीरो होता है। मतलब समझे, एक क्वेश्चन का साइट बना दिया वो कि अगर जो बाहर वाले के कारण किसी क्लोज सरफेस के एक पार्ट पर फ्लक्स दे देगा तो दूसरे पार्ट पर वो फ्लक्स पूछ सकता है कि नहीं, तो एक ऊपर दे दिया प्लस में तो दूसरा वाला पर उतनी माइनस होगा, तभी तो नेट जीरो होगा। कभी भी जब नेट जीरो का बात करता है तो क्वेश्चन ऐसा बढ़ता है ना जी, बोलो यार। तीन पार्ट में बांट देगा तो जो दो पार्ट से जाएगा तो जितना नेट दो में से जाएगा तो तीसरा से क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा, तभी तो नेट जीरो होगा। हम बाहर वाला कारण बता रहे हैं, बोलो यार। यहां भी आप ऐसे ही करके देख सकते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि नजदीक वाला में निगेटिव होगा दूर वाला में पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करता है चार्ज पर भी। बोलो, ये समझ में आया कि इसमें आपको कैसे क्वेश्चन दे सकता था कि बाहर में एक चार्ज रख दिया, बोलेगा कि बताओ इस क्लोज सरफेस के इस साइड से फ्लक्स जो पास हो रहा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, से बात कर सकता था कि नहीं, तो आप इससे देख करके बता दे सकते हैं, बोलो यार। लेकिन ओवरऑल जीरो ही है, ये समझ में आया ना जी। तो लाइन ऑफ फोर्स में डायरेक्ट पता चल रहा है, जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा, तो जीरो। मैथमेटिकली पता चला कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होता है तो ओवरऑल जीरो हो जाता है। कुछ जगह पर 90 डिग्री भी बनता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनता होगा, 90 डिग्री में क्या है, कुछ जगह से जीरो होता ही होगा। कहानी समझ में आया। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं भी समझ में आएगा तो आप इतना केवल याद रखिएगा कि बाहर वाले के कारण नेट जीरो होता है, लेकिन हर पार्ट से जीरो नहीं होगा, उसका गारंटी आप नहीं लीजिएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो अब एग्जांपल है, छोटा छोटा एग्जांपल है, जैसे जैसे गुजर जाए क्लियर होगा। तो ये क्लोज सरफेस दिया हुआ है और आपको क्या है कि इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स बताना है कि कितना होगा। तो कितना होगा टोटल फ्लक्स, तो केवल अंदर वाला को देखेंगे, तो अंदर में कितना होगा टोटल, +3 हो गया बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही पास होगा। हमको बाहर प्लस का मतलब नहीं। इसमें कितना फ्लक्स पास होगा, तो ये हो जाएगा -4, मैग्नीट्यूड नहीं सोचने लगना कि 4 लिख देंगे, जो साइन है उसके साथ करोगे तो -4 बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत लग रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर 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 देखिए एकदम ये जस्ट बगले में है सर, प्लीज इसका काम भी कर दीजिए ना, ये जस्ट बगले में, यहाँ रहता तो हो ही जाता रहता, मान लीजिए वो जी है अंदर में, ऐसा नहीं। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बाहर है मतलब बाहर है, समझ आ रहा है कि नहीं? गेट के जस्ट जो बाहर है वो बाहर है, ये नहीं कि घींच के अंदर कर ले, इस चीज को समझ। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? ये हाँ, सरफेस तो कैसे देगा? सरफेस का भी तो कहानी होगा या जी, या तो अंदर का सरफेस है तो बाहर का सरफेस है, तो उस ढंग का नहीं क्वेश्चन देता है। नहीं समझे क्या बोले? अरे ये सरफेस है तो या तो सरफेस तो दो ना होगा हमेशा, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो अगर इनसाइडर सरफेस पर दे दिया तो वो अंदर हो गया, मैंने समझो ना कि दरवाजा समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे करके नहीं खड़ा, अगर ऐसे भी खड़ा होगा तो आधा अंदर है आधा बाहर। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ वैसे भी हो सकता है, नरसिंह अवतार में वही ना था जी। नरसिंह अवतार में क्या है कि वो वरदाने मिल गया,
कि ना तो घर के अंदर मरेंगे ना तो बाहर मिलेंगे, मरेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या किया कि उसको चौखट पर वैसे ही बैठे कि आधा अंदर आधा बाहर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर आधा अंदर आधा बाहर का भी कहानी रहेगा तो हम लोग अंदर वाला को सोचेंगे, बाहर वाला को नहीं सोचेंगे। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हमको लगता है कि हिरण्यकशिपु को बोलना चाहिए था कि ये तो बड़ा गड़बड़ है भगवान। हम कहते हैं अंदरों नहीं मरेंगे बाहरों नहीं मरेंगे, तो आप तो चौखट पर ऐसे हैं तो आधा अंदर है आधा बाहर है, तो है तो अंदर बाहर नहीं। ऐसा बात हमने हम ही को चीरने के लिए चल यार, अंदर बाहर का भी कंसेप्ट होगा तो फिर बताइए हम उसको। पॉइंट चार्ज रहेगा तब अंदर बाहर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आया? कोई एकदम छोटा ना। चलिए यहाँ पर एक दिया गया है जी प्रॉब्लम जिसमें ढेर सारा गॉसियन सरफेस है। एक बार फिर से बता रहे, गॉसियन सरफेस का जिससे आप फ्लक्स कैलकुलेट करिएगा उसका फिजिकली प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है। आप हवा में अपने मन से भी ऐसे बना सकते हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि गॉसियन सरफेस तो वो सरफेस रहबे करे ओरिजिनली में, ऐसा नहीं है, वो इमेजिनरी भी रह सकता है, उससे भी आप फ्लक्स पास करवा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? देखिए आपको बोल देगा कि क्या गॉसियन सरफेस का रियलिटी में एग्जिस्ट करना जरूरी है क्या? नो, वो इमेजिनेशन पर भी हो सकता है। तुम जिस शेप का इमेजिन कर लो। चलो यहाँ तो S1 है जो कि कौन है? ये वाला सरफेस है, ठीक है? तो आपको बताना है कि कितना फ्लक्स पास करेगा। समझ ना जी? जब ये वाला S1 है तो केवल इसी के अंदर वाला को देखेंगे, बाहर वाले को कोई मतलब नहीं, बस इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये समझ में आ रहा है कि हो जाएगा कितना 2/ε0। कोई दिक्कत लग रहा है? S2 कौन है? S2 2 करेंगे। अच्छा ये 2 बड़ा वाला तो इसके अंदर में जो होगा तो इसके अंदर में कितना सभी ना हो जाता है, ये कितना हो जाएगा? -8 -10 ये 4 है तो कितना हो गया? -6/ε। माइनस क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को, फ्लक्स स्केलर ना है, ई वेक्टर डॉट ds से आता है। चलो S3 को बोलो। तो S3 ये वाला ना है जी, तो ये वाला है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 8 में से 4 गया तो -4 हो गया, तो -4/ε। ये इसीलिए दिया गया कि दो चार को सरफेस दे देगा ना तो कंफ्यूज नहीं होना, तो वो उतनी से मतलब रखना जो उसके अंदर में, तो सब इसीलिए बुझा दिया सादा वाले कि पता नहीं कैसे ले क्या करे, इसलिए बोल रहे। S4 तनहा कोई है उसके अंदर में? 0। S5, अब ये बात समझिएगा, क्या S5 क्लोज है कि ओपन है? अरे वो सरफेस है तो ओपन ना है जी, तो क्या यहाँ पर कोई चार्ज नहीं तो तुम डायरेक्ट 0 बोल दोगे? तो इसमें समझ में आया कि इसमें आप बता नहीं सकते अभी कितना होगा, लेकिन 0 ही होगा ही तुम बता सकते हो। नहीं, इसमें 0 होगा ही बता सकते हो कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये क्लोज हो गया, कुछ अंदर में नहीं है, लेकिन इसमें नहीं बता सकते हैं, वो आधे की रही। अरे बोलो यार, तो ये खुला हुआ टाइप का है तो सबके तरह डिपेंड होगा कि नहीं होगा? होगा, कितना होगा ये नहीं पता है, तो अननोन है। लेकिन अगर तुम इसको बोल दिए =0 लगा दिए मस्त, ये बात गलत हो जाएगी। ये समझ में आया? अरे बोलो यार, तो इसलिए बस केवल गुजारा गया इसको आंख से कि तुमको ये पता रहे कि ढेर सारा भी बना देगा तो कंफ्यूज नहीं होना। तुमको जिसका नाम यहाँ पर देगा या पूछेगा केवल उसी के अंदर वाला को देखना है। बोलो यार, चलो यही वाला सवाल तुम पूछे थे क्या? हाँ, कि अंदर भी रहेगा बाहर भी रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? जो अंदर में है, अच्छा इसका लैम्डा हम दे देते हैं, लैम्डा का वैल्यू कुछ दे देते हैं, कुछ भी 1 माइक्रो कूलम पर मीटर, चलो ऐसा करके दे दीजिए। तो आपको बताना है कि इस स्फीयर से, ये स्फीयर है जिसका नाम क्या है? S, तो आपको उस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा? रिंग से फ्लक्स पास करेगा वहां पर, वैसा नहीं बोला गया। क्या बोला गया? रिंग से भी पास कर सकता है, लेकिन अभी वहां क्या बोला गया? स्फीयर। ये स्फीयर है और एक रड है जो कि गुजरा। अरे बोलो यार, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? तो जो उसके अंदर मिलेगा उसी को ना काउंट करो।
तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर के चार्ज के लिए ये लेंथ चाहिए ना जी। तो आपको पता चल गया होगा कि ये आर है, ये आर है। तो दो को लेंथ मालूम हो, बीच का एंगल मालूम हो, तो ट्रायंगल का तीसरा साइड मालूम चल जाता है कि नहीं चल जाता है। ए और ए रहता है, तो आगे वाला होता है 2a sin थीटा बाई 2। ट्रायंगल वाला हम बताए हैं। तो ये आर है, ये आर है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो समझ में आया कि ये वाला लेंथ, ये वाला जो अंदर में है वो किसके बराबर होगा, 2 और 1 के जगह पर हो गया आर। आर यही ना है जी साइन, और जो इसके बीच में एंगल होता है 60 डिग्री बाई 2 तो 30 डिग्री। ये हो गया लेंथ इनटू लैम्डा। तो 1 माइक्रो वैल्यू इतना बोलो यार, एप्सिलॉन नॉट कोई चीज क्या हो बोलो, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अरे अंदर में है या बाहर में, तो हमको बाहर वाला से कोई मतलब नहीं रखना, केवल क्यू इनसाइड था। क्यू इनसाइड के लिए लैम्डा इनटू एल होगा ना जी। तो ये लेंथ चाहिए। तो लेंथ आपको पता है ना कि ए और ए रहता है एंगल थीटा होता है, तब आगे बढ़ 2a sin थीटा बाई 2 होता है। इसीलिए रटवा दिया जाता है कि अदरवाइज जब उहे कैलकुलेट करने में तुम रह जाओ तो गड़बड़ा जाएगा। रटे में रहेगा तो तुरंत इसका लेंथ निकल गया, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देख लेना ऑप्शन में अगर एप्सिलॉन नॉट के टर्म में दिया तो यही रहने दोगे, और अगर जो डाटा दिया तो इसको 8.85 into 10⁻12 में खोल लोगे। बोलो यार, तो इसको डील कर लीजिएगा। चल आगे हम इसे छोड़ दे रहे, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलिए ये क्वेश्चन को समझिएगा जी, इस का क्वेश्चन आ सकता है। अरे आ तो कुछ भी सकता है, सब नया तो बताते ही क्या है। इसको समझिएगा, दिया हुआ है ए लार्ज रड हैविंग चार्ज डेंसिटी 10 कूलम पर मीटर passes through cube of side length 4 मीटर, find maximum flux passing through cube। तो समझिएगा एक रड है जो क्यूब से पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है ये बताया है क्या? नहीं पास हो रहा है। तो हो सकता है कि क्यूब के जस्ट कोना से निकल जाए या ज्यादा भाग अंदर में रहे। तो इसलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, ये आंख से गुजारा जा रहा है ताकि आप देख सकिए। मैक्सिमम फ्लक्स ट्यूब से पास करे, इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम चार्ज उसके अंदर में रहे। मैक्सिमम चार्ज तब ये रहेगा जब मैक्सिमम लेंथ रहेगा रड का। तो रड का मैक्सिमम लेंथ कितना रह सकता है किसी क्यूब के अंदर में, √3 है। अरे बॉडी डायगोनल के नाम, तो ये याद रखना है। समझ में आया? तो डाटा छुपाए हुए था, यहाँ पर क्या किया कि आपको बताया गया है ना जी। ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर जो स्फीयर से मैक्सिमम फ्लक्स का बात करेगा, कोई रड गुजरेगा तो उसके डायमीटर माने सेंटर से होकर के गुजरेगा तो डायमीटर के लेंथ को है जो कि मैक्सिमम लेंथ बोलेंगे। बोलो यार, तो यहाँ पर तो दे दिया है, यहाँ नहीं दिया इसलिए बोला गया। तो ये समझ में आ रहा है कि फाई मैक्स कितना होगा, तो क्यू √3a लेंथ पर जो होगा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू √3a पर कितना हो जाएगा, √3 और a का वैल्यू हो गया 4, तो इतना लेंथ हो गया इनटू लैम्डा। बोलो यार, बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वहां देगा कि नहीं, कि ये नहीं देगा कि √3a है जो कि मैक्सिमम लेंथ है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। स्फीयर रहेगा तो तब 2r के बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम का बात करेगा तो इसमें भी लगा दोगे 2r। समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है तो बोल दो, बोलो यार। ठीक, चलो अब आगे देखो। और कुछ नहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब कंडक्टर दिया हुआ जी, कंडक्टर के केस में एकदम पूरा सतर्क होकर के बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंडक्टर के केस में आपको क्या बोला गया था, सबसे पहले क्या करते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन नहीं करिएगा तो गलती हो जाएगा। जैसे कि अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा ना, तो हो सकता है बहुत सारा बच्चा गलती कर देगा। रीजन वो सोचेगा क्या कि अंदर में कितना चार्ज है, -10, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना लिख देगा, तो -10 बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि गलती होगा क्यों? क्योंकि आप वो इंडक्शन नहीं किया। तो पहले इंडक्शन करो। तो यहां पर है कितना, -10 कूलम। तो ये अंदर में कंडक्टर है, इस कारण से पहले कंडक्टर नहीं दिया हो तो कंडक्टर मान लोगे नहीं। अगर ये नॉन कंडक्टर रहता तो तब डायरेक्ट हो जाता कितना, -10 बाई एप्सिलॉन नॉट होता।
लेकिन ये कंडक्टर है तो इंडक्शन करोगे तो ये -10 है तो यहाँ पर कितना इंड्यूस हो जाएगा। हाँ, यूनिफॉर्मली नहीं होगा, दूर नजदीक। बोलो यार। अच्छा, जहां पर ज्यादा बेंड रहेगा वहां ज्यादा चार्ज रहेगा, वो कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि बाउंडेड ना है जी। बोलो यार। तो ये समझ में आया कि -10 है तो यहाँ +10 होगा, अब बाहर में कितना हो जाएगा -10 कूलम। ये वाला सटल नहीं है, ये बाहर में है इसे। तो ये समझ में आया, इसके कारण ऐसे इंडक्शन होगा, ऐसे इंडक्शन होगा। अब बाहर वाले के कारण -2 होगा, श्योर हो तुम। तो कुछ होगा -q', तो इधर कितना होगा +q'। बोलो यार, समझ में आया। तो अब बताओ q इनसाइड कितना, 0। तो समझ में आ गया होगा तुमको क्या ऐसे करना। तो एक रिजल्ट तुम याद रखना, तो डायरेक्ट सब सवाल बन जाएगा। कंडक्टर से हम हिट करके बोल रहे हैं, कंडक्टर से टोटल फ्लक्स कितना पास होता है, 0। हर जगह से 0 पास होता है कंडक्टर से। उसको हम फिजिकली और एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक का समझ में आया कि Q इन क्लोज 0 ही रखेगा। वो तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी ही था ना जी कि कोई क्लोज कंडक्टर अपने अंदर में नेट चार्ज को नहीं रख सकता, वो इंड्यूस कर करके क्या कर लेगा कि 0 कर लेगा। तो ये समझ में आया कि किसी क्लोज कंडक्टर से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा, 0। अब ओपन वाला से क्या होगा वो हम बताएंगे, आगे नीचे दिया हुआ। कोई दिक्कत लग रहा है? अरे बोलो यार। तो इसीलिए बोले थे कि क्वेश्चन में कंडक्टिंग दे और नॉन कंडक्टिंग दे तो क्वेश्चन पूरे बदल जाता है। अगर यहाँ कुछ नहीं बोलेगा या नॉन कंडक्टिंग बोलेगा, दिमाग नहीं लगाना था। अंदर में -10 है तो -10/ε0। बोलो जी। लेकिन यहाँ कंडक्टर बोल दिया तो पहले इंडक्शन कराइएगा, तब सोचिएगा। और रिजल्ट याद रहेगा तो डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि कंडक्टर से 0 फ्लक्स पास होता है। सोचने नहीं कुछ है, 0 होता है। ओपन रहे क्लोज रहे हमेशा 0 ही होगा। ओपन में कैसे 0 होगा वो हम बता रहे हैं। अभी ये तत्काल समझ में आया, फिर और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अरे बोलो यार। चलो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस गॉसियन सरफेस से हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो ये गॉसियन सरफेस कंडक्टर का बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ। इसके बारे में बात कर रहे थे, इससे तुमको फ्लक्स अभी निकालने बोल रहा है नहीं। हम अभी इससे फ्लक्स निकालने में इंटरेस्टेड है। अरे बोलो यार। तो तुम 0 बोल दोगे डायरेक्ट। अरे कंडक्टर से फ्लक्स बोलेगा तब आंख मूंद करके तुम 0 बोलना। बोलो यार। तो इस चीज को आप समझिएगा कि अभी अगर आपको इससे फ्लक्स निकालने के लिए बोला है, S2 से कहा फ्लक्स निकालने के लिए, तो कंडक्टर है तो इंडक्शन तो आप कराइएगा ना जी। बहुत सारा बच्चा क्या सोचेगा जी, यहां समझना कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसके अंदर में चार्ज है नहीं है, तो क्या बोलेगा 0। तो 0 होना चाहिए था, लेकिन इसके बगल में कंडक्टर भी ना है जी। कंडक्टर कभी भी रहेगा तो आप इंडक्शन करके ही सवाल को बना सकते हैं। वो तो कंसेंट्रिक वाला में बिना कर, हाँ इंडक्शन किए हुए भी E और V निकालिए तो वो शॉर्ट तरीका ना था, वो रियल तरीका था। तो ये चीज आप समझिएगा कि कंडक्टर रहेगा तो उसके बारे में पूछे चाहे उसके बगल में पूछे, हो जाना है थोड़ा सतर्क। इसीलिए क्या होता है क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कंडक्टर से। तो ये कंडक्टर नहीं है तो ये नहीं कि हाथ पर फैलाने लगना कि जान रहे हैं। अगर इसके बगल में कंडक्टर है तो पहले क्या करेंगे कि कंडक्टर वाला पर इफेक्ट देख लेंगे, उसके बाद यहां पर आएंगे। तो ये बात समझ में आया कि ये Q अगर है तो यहां इंड्यूस होगा -q'। Q नहीं बोलोगे तो ये समझ में आ रहा है कि इधर कितना होगा +q'। अरे बोलो यार +q'। कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन कुछ होगा +q'। और अब इसको तुम देखो तो नहीं लग रहा है कि इसके अंदर में कुछ ना कुछ चार्ज है। +q' पूरा नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसके अंदर में अगर पॉजिटिव है तो ये समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज बाय/ε0 होगा। तो ये समझ में आया कि उससे पॉजिटिव फ्लक्स बाहर निकलेगा। बोलो यार। तो हम बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि कंडक्टर से पूछेगा तो तुम 0 बोलो, नॉन कंडक्टर से पूछेगा तो Q इनसाइड बाय/ε0। लेकिन अगर बगल में कंडक्टर रहेगा थोड़ा सा सचेत हो करके, अरे बोलो यार। अच्छा ये वाला जो बाहर में रहता कंडक्टर, इसमें नहीं घुसा हुआ था तो इसमें इंड्यूस हुआ था, हमको कोई मतलब नहीं होता।
तो ये सब गुजारा क्यों जा रहा है कि देखे हुए रहोगे ना तो गलती नहीं होगा, क्योंकि पहले ना गुजार दे रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो अब इससे बताओ S1 से, तो S1 तो कंडक्टर है, सोचने नहीं है कुछ, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, बोलो यार। फिजिकली भी सोच सकते हैं कि इससे केवल बाहर इंडक्शन होगा, अंदर नहीं होगा। अंदर कोई रहता तो खुद उल्टा इंड्यूस कर देता। तो हम यही बताना चाह रहे हैं ना आपको इस दोनों एग्जाम्पल के हेल्प से कि कंडक्टर से क्या फ्लक्स 0 पास होगा, चाहे कंडक्टर क्लोज रहे चाहे ओपन। अभी तो क्लोज वाला का हम बात बताए हैं, फिर ओपन वाला भी एक्सप्लेनेशन देते हैं और फिर सबका वही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। यहां देखिएगा, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है आपको, तब तो इसमें आपको लगना चाहिए कि फ्लक्स पास होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, ऐसे होगा ना जी, तो वो इंडक्शन करेगा तो कितना होगा? यहाँ ये क्लोज है नहीं, तो यहाँ माइनस क्यू डैश होगा, तो इधर कितना होगा? प्लस क्यू डैश। बोलो यार, तो तुम इसमें गॉसेस लगा सकते हो, क्लोज है नहीं, तो फिर फ्लक्स कैसे निकलेगा? तो आपको लगेगा कि यहां से इसे आ ना रहा है जी, तो इसका कहानी समझिएगा क्या है। यहां से आ रहा है लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन रुकेगा तो यही ना, उसके मटेरियल में घुस सकता है क्या? इसीलिए हम शुरू में आपको एक बात बोले कि कंडक्टर से 0 फ्लक्स पास होगा, चाहे वो क्लोज रहे चाहे वो ओपन रीजन। यहां डायरेक्ट कोई देख करके तो बोल सकता है इंडक्शन सबसाइड करो। क्या इसके मटेरियल से कोई लाइन ऑफ फोर्स पार हो सकता है क्या? नहीं, तो जब मटेरियल से लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होगा तो गुजरेगा ही नहीं। और फ्लक्स बोला गया था ना कि जब लाइन ऑफ फोर्स गुजरता है तब बोलता है कि फ्लक्स है। तो ये समझ में आया कि इसमें अंदर रहे चाहे बाहर में रहे, मटेरियल से नहीं गुजर सकता, मैंने इससे आर पार नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स 0 होगा। तो इंडक्शन के भी हेल्प से समझ सकते हो कि क्यू नेट 0 हो जाएगा अगर क्लोज रहेगा तो, लेकिन ओपन में क्यू नेट वाला काम देगा आपको नहीं। तो यहाँ फिजिकल एक्सप्लेनेशन ये समझ में आएगा कि ये आएगा लेकिन पास नहीं करेगा, यहां रुक जाएगा। और इंडक्शन हुआ, एक चीज समझना जी कि यहां से लाइन ऑफ फोर्स नहीं स्टार्ट होगा, अरे जब भी होगा परपेंडिकुलरली होगा ना जी, तो स्टार्ट होगा। लेकिन ये समझना कि जो इधर से आया है वो ये नहीं है, ये दूसरा है। इधर वाला तो यही खत्म हो गया। कंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे पहले, तो पता चल रहा होगा, समझ में आया। तो सबसे पहले कंडक्टर है, तो क्लोज रहे चाहे ओपन रहे उससे फ्लक्स 0 पास करेगा रीजन, वो अपने से लाइन ऑफ फोर्स को तो गुजरने देगा ही नहीं। अरे बोलो यार। तो कंडक्टर वाला में थोड़ा सावधान रहना है, और जिससे निकालना है वो कंडक्टर नहीं है, मगर उसके बगल में कोई कंडक्टर है, तो समझ रहे होगे क्या कहानी है। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत है, अपना एग्जाम्पल से गुजारा इसने गया। एक चीज समझना जी, अगर ये नॉन कंडक्टर रहता, यहाँ क्यू चार्ज देते, तो उससे फ्लक्स पास होता कि नहीं होता? पास होता। अरे लाइन ऑफ फोर्स गुजरता तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लगा देते। ये क्लोज नहीं है तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा, लेकिन ये समझ में आया ना कि उससे तो गुजरेगा तो फ्लक्स पास होगा। तो मेटल में ओवरऑल आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि फ्लक्स थ्रू मेटल, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहे ओपन रहे या क्लोज रहे, हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए। बोलो यार। तो आप लोगों में इसी लेवल तक का पूछेगा, हालांकि एक होगा जिस समय फ्लक्स पास कर देगा, लेकिन आप लोगों में यही पूछेगा। एक्चुअली में ये सब कब होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। मान लो कि एक चार्ज यहां लाएगा तो नैनो सेकेंड में ये जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा, लेकिन उस नैनो सेकेंड में तो मटेरियल में इंटेंसिटी 0 नहीं ना होगा। अरे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पढ़ते हैं, तो जिस समय नहीं 0 होगा उसमें फ्लक्स पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, लेकिन वो सब सोचना नहीं। ये नहीं कि चार्ज रख दिया तो सोचना कि अब ये लाया है कि बहुत पहले से, ये सब नहीं कुछ सोचना। इसलिए बोल रहे हैं कि आप दिमाग नहीं लगाइए, इसको रखे हुए रहिए कि कंडक्टर से
हाँ ओपन रहे क्लोज रहे जीरो फ्लक्स पास होगा। और एक एक्सप्लेनेशन उसको एक्सप्लेन कर दे सकता है, क्या? लाइन ऑफ फोर्स उससे पास नहीं करेगा, माने फ्लक्स पास नहीं होगा। बाकी क्यू इनसाइड जीरो होता है, ये सब तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। अरे बोलो यार, तो इसमें गलती करवा सकता है। वो दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं। वो पाउडर मार के आएगी, तुम उसके बाल में जो जू है उसको देखना। खैर छोड़ो, फीलिंग खराब हो जाता है नहीं। याद रखे। अब ये एक सवाल है, इसमें दिक्कत नहीं ना है छोटू। इससे में क्वेश्चन मैंने इसमें गलती करवाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि नॉन मेटल है तो आंख मूंदिए के जीरो मार दिए। ये देख लीजिएगा कि बगल में कोई मेटल तो नहीं ना दे दे, तो क्वेश्चन में छुपा के देगा कि जो ऊपरी वो तो लिखा रहेगा मेटल है कि नहीं मेटल है, चाहे अगल बगल में मेटल वो बताएगा ना जी, तो डायग्राम रहेगा। तो मैंने मेटल नहीं है तो फिर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन क्लोज के लिए समझ आया कि नहीं? मेटल है तो मेटल के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको वो दिख ही नहीं रहा है जो रियलिटी में है। और नॉन मेटल में क्या होता है कि आपको वही दिखता है जो दूध दिया है, और रियलिटी में वही रहता है। नॉन मेटल में मेटल में देगा कुछ और तो दिखेगा वही बाल और रहेगा कुछ और, बाल में जू। चलो यहाँ देखो, ये एक प्रॉब्लम जो है। चलो इसके पहले हम थोड़ा सा इसको बताते हैं, इसलिए इसमें दिमाग कम लगेगा। इसमें कुछ है नहीं, खाली ज्योमेट्री है। इसमें क्या है कि हम चूंकि कल क्लास में पढ़ाए हैं तो दिक्कत नहीं होगा। इसमें दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, पैक है सब तरफ से, इसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है। तो आपको बोल रहा है कि इस फ्लैट सरफेस से या तो इससे या तो इससे किसी फ्लैट सरफेस से आपको क्या निकालना है, फ्लक्स कितना पास करेगा। अगर पूरे सिलेंडर का बात करेगा तो वो अंदर में हो गया, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट पास होगा किससे, इससे 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 कि पूरे से Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जो होता है वो टोटल से ना पास होता है जी, क्लोज से। अरे बोलो यार, लेकिन तुमको टोटल से नहीं पूछा है, किससे पूछा है? किसी एक पार्ट से। तो ध्यान रखना, कभी भी क्लोज सरफेस दे और टोटल से नहीं पूछे, किसी एक पार्ट से दे, तो आपको समझ जाना है कि टोटल वाला निकाल करके और उसको बराबर करना है सबसे जो पास होगा उससे, तो क्या होगा कि आप पहुंच जाइएगा रिजल्ट पर। तो टोटल कितना फ्लक्स पास होगा बताइए तुम? 5 टोटल कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बराबर होगा फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। अरे बोलो यार, प्लस फ्लक्स थ्रू दिस फ्लैट सरफेस। ये बात समझ में आ रहा है कि चूंकि ये मिडिल पॉइंट पर है तो नहीं लग रहा है कि जैसे उससे पास होगा वैसे ही इससे भी पास होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसको 2 लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या लिखते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो जितना इससे पास होगा, जितना इससे पास होगा और जितना इससे पास होगा। तो चूंकि ये सिमेट्रिक पॉइंट पर है, मिडिल पर, अगर इधर रहता तो इससे ज्यादा होता, इससे कम होता, तब डबल तुम कर देते। तुम समझ रहे हो? तो टोटल फ्लक्स जो है वो इससे और इससे पास होगा, उसको ऐसे लिख दिया गया, प्लस फ्लक्स किससे, कर्व से। कर्व वाला तो आपको दिया हुआ है कि 5 है। बोलो यार, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको इधर करिएगा और इसको इधर करिएगा, तो 5 किसी एक फ्लैट सरफेस से। बोलो यार, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अरे इसको इधर कर दो, इसको इधर करोगे तो ये वाला होगा कि नहीं होगा? बोलो यार, तो ये वाला फ्लक्स किससे निकला, किसी एक से। अगर दोनों पर कहता तो इसी का डबल हो जाएगा। तो कभी भी क्लोज दे करके एक पार्ट से पूछे तो आपको समझ जाना है कि टोटल वाला को अलग अलग पार्ट के हिसाब से जोड़िएगा तो जिसके बारे में पूछा होगा वो आ जाएगा। तो सब गुजारा इसलिए जा रहा है कि देखे हुए दिमाग खुला हुआ रहेगा। एग्जाम्पल से ही ना होता है, कोई दिक्कत लग रहा है? अब यहाँ समझना जी, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिंग है जिस पर Q चार्ज दिया हुआ है। क्या है? रिंग है जिस पर Q चार्ज दिया हुआ है और ये एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है। इसका रियलिटी में एग्जिस्ट करना जरूरी है क्या? ना, वो इमेजिनरी भी हो सकता है, अभी इमेजिनरी ही है। गॉसियन
स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, इसका भी रेडियस आर है। तो हम एक बात आपको बताएंगे, पहले तो यहाँ ज्योमेट्री समझा देंगे, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट याद रखना है, आ जाएगा डिट्टो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसको बना लोगे। तो एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, और एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, और स्फीयर में इस ढंग से ये रिंग है। तो आपको बताना है कि इससे फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना होगा, माने कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा इस स्फीयर से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इस लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस लेंथ पर जो चार्ज होगा वही ना इसमें से जो फ्लक्स पास होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बोलो यार। तो एक वो तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना जी, ठीक है। एक रिंग है, ठीक है, और एक स्फीयर है, दोनों का रेडियस बराबर है। ऐसा है कि इसका सरफेस इसके सेंटर से और इसका वाला जो ये लेंथ गुजरेगा पेरीमीटर वो हाँ स्फीयर के सेंटर से। अगर ऐसा रहेगा तो तुम डायरेक्ट याद रखना कि 1/3 पार्ट अंदर में रहता है। आएगा तो यही आएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशल केस है। अरे इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस 2r हो जाएगा, तो एक का दूसरे के सेंटर पर रह सकता था, लेकिन दूसरे का नहीं रह पाएगा पहले के सेंटर पर। बात क्या, इसीलिए हम बोले थे कि अभी देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में हम क्या करें, तो हम निकाल करके बताएंगे कि पहले तुम रिजल्ट याद रखो। क्या कि अगर आर है और रिंग का जो लेंथ है ये वाला, बोलो यार, वो स्फीयर के सेंटर से गुजरे और स्फीयर का जो सरफेस है वो इसके सेंटर से गुजरे, तो वो रिजल्ट याद रखना कि 1/3 पार्ट अंदर में रहता है। और पूछेगा तो यही, इसका आर है और इसका वाला 2r रहेगा, तो एक का सेंटर तो दूसरा से गुजर जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन दूसरा का सेंटर पहला वाला के सरफेस से नहीं गुजर पाएगा। तो जब भी पूछेगा ये पूछेगा, तो वो रिजल्ट याद रखना। कैसे आता है हम बता रहे हैं, पहले याद रखना। तो 1/3 पार्ट अंदर में रहेगा, इसका मतलब चार्ज भी 1/3 ही रहेगा। तो इतना बाई एप्सिलॉन नॉट पहले याद रखो, समझ आ रहा है कि नहीं? अब कैसे होता है तो कोई देख सकता है, देखो कैसे देखेगा कि ये समझ में आ रहा है कि ये आर होगा, अरे बोलो यार, और ये भी समझ में आ रहा होगा तुमको कि ये वाला भी कितना होगा, आर होगा, बोलो यार। और ये भी समझ में, ये आर है तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये भी आर होगा, अरे बोलो। तो नहीं लग रहा है तुमको कि अच्छा एक चीज और समझ में आया कि ये भी कितना होगा, आर ही, अरे ये रेडियस है ना जी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बोलो यार। तो नहीं लग रहा आर हो गया ये वाला, अरे ये आर, ये आर, ये वाला इसका रेडियस था, ये आर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। वैसे इसको भी दिखा दिया जाएगा 60 डिग्री। ये आर है, ये आर है, और ये वाला इसका आर है, दोनों का आर बराबर है ना है जी। तो ये समझ में आया कि यहाँ 60 60 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री का मतलब हो गया 1/3 पार्ट। तो सब नौटंकी नहीं करना, इसीलिए बोल रहे थे कि ऐसे करोगे तो नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। तुम रिजल्ट याद रखना कि दोनों का रेडियस आर है, समझ आ रहा है कि नहीं, और एक दूसरे का सेंटर दूसरे के सरफेस से गुजर रहा है, अरे बोलो यार। तो उस केस में इस रिंग का, हम रिंग के बारे में बोल रहे हैं, 1/3 पार्ट स्फीयर के अंदर में रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या होगा कि 1/3 पार्ट अंदर में रहेगा तो 1/3 चार्ज भी अंदर में रहेगा। अगर यहाँ लैम्डा भी देता तो 2πr का 1/3 हो जाता यहाँ पर, तो उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करते तो नहीं आता चार्ज, तो उतना बटा एप्सिलॉन नॉट करते। तो ये डायरेक्ट याद रहेगा, डायरेक्ट दिख जाएगा आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ आर दे दे, यहाँ 2r दे दे तो बहुत ज्यादा नौटंकी हो जाएगा इधर उधर का, तो वैसे पूछेगा नहीं, पूछेगा यही बात। तो इसमें भी कुछ नौटंकी है, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1/3 होता है। इस पर समझना कुछ नहीं, रट जाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो अब इसको देखो, ये तो ऐसे ही बता दोगे तुम। एक हेमिस्फीयर है, ये वाला खुला हुआ, तो आपको पूछ रहा है कि चारों चार्ज में से किस किस चार्ज के कारण या किस चार्ज के कारण इससे 0 फ्लक्स पास होगा, ठीक है? तो मैथमेटिकली भी सोच सकते हो, लेकिन पहले लाइन ऑफ फोर्स से सोचो। लाइन ऑफ फोर्स से सोचो तो कि किस किस चार्ज के कारण जितना घुसेगा वो उतना ही निकलेगा, और किस चार्ज के कारण है जो कि जितना घुसेगा उससे कम निकलेगा। ये वाला खुला हुआ इसमें में आ रहा है, ये वाला क्या होगा, ये वाला
ये भरा हुआ है। अरे भरा हुआ मैंने क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि टोपी टाइप का है, समझ में आया? ये खुलल है, बोलो यार। तो कह रहा है कि इसमें से किस चार्ज के कारण फ्लक्स उससे जीरो पास होगा। तो मैथमेटिकली तुम छोड़ दो, पहले लाइन ऑफ फोर्स के हेल्प से देखो कि किसके किसके कारण जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा, और कुछ के कारण क्या होगा कि ज्यादा घुसेगा कम निकलेगा। बोलो। Q3 का जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा। और कोई? सर 4 और 5 का जितना घुसेगा उतना निकलेगा। जितना घुसेगा उतना निकलेगा। पूरे लोटे ले ले हो तुम लोग। और बोलो। मतलब क्या हुआ कि सही छोड़ के सब गलत बोले तुम। देखो यहाँ कैसे, इसलिए तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि अगर जो क्वेश्चन आ जाएगा ना तो दिमाग नहीं क्लिक करेगा तो कैसे बनेगा, पहले सुन लो। है बड़ा इजी एक्सप्लेनेशन। अरे ये टॉपिक खुला हुआ है यहाँ से, तो इससे नहीं लग रहा है कि एकदम गजब उल्लू हो यार। इससे तुमको ये नहीं लग रहा है कि इससे ऐसे होगा, तो इस सरफेस से घुसा, यहाँ सरफेस नहीं। अरे यहाँ सरफेस है तो तब ना बोलते इतना घुसा होता नहीं। तो इस समय में आया कि इससे घुसेगा ज्यादा। अरे बोलो यार। हाँ ऐसे जो होगा तो यहाँ घुसेगा तो यहाँ निकलेगा भी, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि इस तरफ से घुसेगा तो यहाँ से तो निकलने वाला, तो यहाँ सरफेस नहीं, खाली ना है। बोलो यार। तो तुमको ये भी समझ में आ गया हो कि ऐसे होगा, तो घुसेगा ज्यादा निकलेगा, मतलब इसका सरफेस नहीं है तो निकलेगा कहां से? तो सिंपली हवा से नहीं निकल रहा है। हाँ ऐसे जो होगा तो इससे घुसेगा तो उससे निकलेगा, लेकिन ओवरऑल ही समझ में आया कि इसमें घुसा हो। अरे यहाँ पर अगर लॉक रहता तब बोलते कि इधर से घुसा तो इस सरफेस से निकला। इसमें एक सरफेस से घुस रहा है, दूसरा सरफेस में जहां से निकलना चाहिए वहां सरफेस से नहीं। अरे बोलो यार। इससे देखो तो इससे तुम देखना ऐसे ना है जी, ये वाला खुला हुआ वाला, तो ये समझ में आ रहा है कि इससे ऐसे जाएगा ऐसे, तो यहाँ खुला हुआ है तो ऐसे ना होगा जी। और बाकी जो भी ऐसे घुस गया तो ये समझ में आ रहा है कि उसको हर हालत में उससे होकर कहीं निकलना पड़ेगा दूसरे तरफ से। नहीं समझ में आ रहा है। इससे देखोगे तो इससे अगर ऐसे जाएगा तो घुस में नहीं किया इसमें, और ऐसे जाएगा तो एक सरफेस से घुसा तो दूसरे सरफेस से तो निकलेगा ही। ये बात आपको समझ में आया कि कौन आंसर होगा? Q1 एंड Q2। इससे और इससे या तो लाइन ऑफ फोर्स घुसेगा ही नहीं, या जो घुसेगा उसको निकलना पड़ेगा दूसरे तरफ से। और इसमें क्या हो रहा था कि लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस से घुसा तो इस सरफेस से निकलना चाहिए था, लेकिन वो तो खुला रहा। तो ये गुजारा इसलिए किया है कि देख ले रहोगे तो दिमाग क्लिक करेगा, इसलिए तो हम पहले लिख देते हैं सब एग्जाम्पल के, कोई एग्जाम्पल छूटे नहीं। बोलो यार। नहीं फीलिंग दिया। बहुत सारा बच्चा क्या होता है ना, ये सोचता है क्या कि इधर से घुसा इधर से निकल गया। वही तो हम बोल रहे, एक सरफेस को ऐसा नहीं सोचना घुसना निकलना। अरे बोलो यार। दो सरफेस तब बोलोगे कि ऐसे गया वैसे हुआ, तो एक से घुसा दूसरा से निकला, तो ये खुला हुआ है। बोलो। तो इससे आएगा तो एक सरफेस से घुसा, जहां से निकल रहा वहां सरफेस से नहीं, तो उसको निकलता हुआ बोलेंगे सरफेस से। या निकल रहा लेकिन सरफेस से निकलता हुआ नहीं बोलेंगे। और इससे क्या है कि ऐसे आएगा तो यहां पर से घुसा है इसके अंदर में, नहीं वो तो ऐसे छू के ना गया थे। और जो भी घुसा ऐसे, वो हर हालत में है जो कि ऐसे होकर करके दूसरी तरफ से निकलेगा। वही यहां भी कहानी, ये माइनस में भी रहता था, इसके तरफ आता, इस समय आया कि एक तरफ से घुसता एक तरफ से निकलता। इधर आएगा तो कोई बातें नहीं, वो तो घुस में नहीं करेगा। ऐसे भी जाएगा तो समझ में आया? अरे बोलो यार। एक एक्सप्लेनेशन ये हो गया। फिजिकली तुम ऐसे सोच के बनाओ, इस सवाल को बनाना ही ऐसे, समझ में आ रहा है? दूसरा मैथ से भी कोई बना सकता है। कैसे? यहां समझना मैथ से कैसे बनाएगा। इसको क्लोज कर देगा। क्या करेगा? वो क्लोजिंग वाला क्या होगा कि मतलब आगे बताएंगे, एक बार और पूरा लिख के बताएंगे तभी चैप्टर कंप्लीट होगा। तो क्या होगा कि इसको कोई क्लोज कर दिया ऐसे, तो ये बन गया क्लोज। तब तो बाहर वाले के कारण नेट जीरो होगा। तब तो एक पार्ट से जितना फ्लक्स जाएगा दूसरे वाले से क्या होगा? उसके उल्टा जाएगा।
नहीं फीलिंग आ रहा है तो क्या कर, अरे कितना बताएं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तभी ठीक। यहाँ देखो पहला लेवल में पढ़ाना है ना, समझिएगा। तुम पहले इसको क्लोज बना दो अपने मन से, तब तो बाहर में किसी के कारण भी नेट इससे 0 पास होगा। तब तो एक के कारण अगर किसी से कुछ होगा एक सरफेस से, तो दूसरा सरफेस से उतना ही माइनस में होगा, तभी तो 0 होगा। तो पहले हम तुमको सही वाला ही बताते, तब फिर बताते हैं दूसरा वाला। तो यहां पर तुम चार्ज रख दो, तो ये समझ में आ रहा है कि इसके कारण जो भी इसमें निकलेगा, इसमें तो ये ऐसे ना है जी, ऐसे ना जी, तो यहाँ पर ये ऐसे है, और उसका लाइन ऑफ फोर्स जो कि ऐसे ना गुजरेगा, ये समझ में आ रहा है, खाली छूते हुए गुजरेगा। तो इससे फ्लक्स पास होगा इसके कारण। ऐसे भी सोचो नहीं यार कि ये फ्लैट है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसके कारण फील्ड तो ऐसे ना होगा। तो 90 डिग्री है, तो इसमें कि इससे इसके कारण फ्लक्स 0 पास होगा। अगर क्लोज रहता तब भी नेट भी 0 होगा, क्योंकि आउटसाइड में हो गया, तब तो इससे भी 0 ही पास होगा। अरे ये बाहर में है चार्ज, तो अगर अच्छा ये बाहर में है, ये देख करके तुम डायरेक्ट 0 नहीं बोल दोगे यहाँ पर, क्योंकि तो क्लोज है ये नहीं, तुम अपने मन से क्लोज किए हो। पहले मान लो कि अपना मन से क्लोज किए, ये हम आगे और बताएंगे, उस पर तो पूरा क्लासे चले गए वो, कि खुला हुआ भी रहता है ना चार्ज के कारण। एक्चुअली इसको क्या होता है ना कि थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ा देते तो ये तुरंत तुमसे बन जाता है। हम क्या बोलना चाह रहे समझना, चार्ज के कारण ओपन से भी अगर कहता है फ्लक्स निकालने के लिए ना, तो उसको क्लोज बना करके निकालते, क्योंकि चार्ज का वेक्टर डॉट ds नहीं ना तुम लगा सकते हो। तो या तो लाइन ऑफ फोर्स से सोचोगे, या q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इस ढंग से करके सोच सकते हो। तो ओपन भी रहता है तो पहले क्लोज बना देते हैं और तब सोचते हैं। तो कैसे सोचते हैं वो हम पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी तत्काल थोड़ा सा ये सोचो कि ये खुला हुआ है तो इसको बंद कर दिए, तो अब तो ये क्लोज होगा, तो इसके कारण इस पर से नेट फ्लक्स 0 पास होगा। तो वो फ्लक्स 0 बराबर होगा इससे जो पास होगा प्लस इससे जो पास होगा। तो ई ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट है उसके कारण ऐसे ना जाएगा जी, अरे इसके पैरेलली ऐसे है तो ऐसे ना जाएगा छोटू, बोलो यार पॉइंट चार्ज का। अरे उधर जाएगा कि गुजरा थोड़ी इससे, इधर जाएगा थोड़ी इससे गुजरेगा, वो ऐसे है, तीसरा में आया कि ऐसे होगा, तो इससे फ्लक्स 0 पास हुआ। तो टोटल 0 है और इससे भी 0, तो हर हालत में दूसरा पार्ट से भी 0 होगा। लेकिन इस केस का अगर तुम बात करो यहाँ वाला के कारण, तो टोटल के रिस्पेक्ट में ही बाहर है, तो टोटल से तो 0 है। तो अगर इससे देखोगे तो नहीं लग रहा है कि इसका वाला फील्ड आएगा तो इसमें घुस कर करके जाएगा, तो इससे कुछ फ्लक्स पास होगा, और टोटल 0 होना है इसका मतलब इससे भी फ्लक्स पास हुआ। ऐसे लाइन ऑफ फोर्स से ज्यादा सही रहेगा, इसलिए अभी क्वेश्चन में दिए। आगे हम पढ़ाएंगे कि कभी भी ओपन रहता है ना चार्ज के कारण फ्लक्स निकालना आता है, तो क्या करते हैं उसको क्लोज बना के सिमेट्रिसिटी हम लोग सोच लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो फिर आ गया ना सिमेट्रिसिटी। बच्चा को यही होता है कि सिर्फ सिमेट्रिक सिमेट्रिक बोलते रहता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि दूसरा सिमेट्रिक सरफेस के लिए भेजेंगे, दूसरा किसके लिए भेजेंगे, सब तरह के सरफेस के लिए। इंटेंसिटी जब निकालना आता है तब सिमेट्रिक के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खैर छोड़ो, ये लाइन ऑफ फोर्स नहीं क्लियर हुआ यार, कैसे नहीं क्लियर हुआ जी? अरे टोपी है तो यहाँ चार्ज रखे हो, तो ऐसे ऐसे देखो चार्ज यहाँ है, तो जो इधर जाएगा वो तो नहीं पास किया, टोपिया ऐसे है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, जो ऐसे जाएगा तो भी नहीं पास किया, और जो थोड़ा भी ऊपर आएगा तो ऊपर आएगा तो हर हालत में यहाँ से गुजरेगा, दूसरी तरफ से भी निकलना पड़ेगा। अरे बोलो यार, तो इस दोनों केस में इसमें तुमको पता चल रहा होगा कि इस सरफेस से घुस करके गया है, इधर कुछ है नहीं कि निकले। अगर रहता तब तो हम बोल सकते थे कि जितना घुसा उतना ही निकला, लेकिन दूसरे तरफ सरफेस से निकला तो खाली जगह से ना बाहर निकला, पहुंच गया होगा बाद, अब एटलीस्ट आप पहुंच गया होगा। तो एग्जांपल से इसीलिए गुजारा जा रहा है। अभी इसका एक पार्ट और है, तो अब तो टाइम नहीं है, एक क्लास और इसका लेंगे ना तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा एकदम सब कुछ। हम बताए थ्योरी वाली भी, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछेगा छोटू। आज तो बहुत साइट होता है फंसाने का, बताया ना थ्योरी वाला में कंडक्टर में फंसाता है। तो ये एग्जांपल एक चीज समझना जी, जब आपको हम बता रहे हैं ना ये, तो दिमाग में आपके नहीं चलना चाहिए करे यार
हमसे तो सवाल नहीं बन पाता है पहला बार में। गुजारा ही इसलिए जा रहा है कि जब देखे हुए रहोगे तो जब इस ढंग का क्वेश्चन आएगा तो दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ भाई कंडक्टर रहता है के बाद में नहीं बोल देते हैं। कंडक्टर से पूछेगा तो कंक्लूजन तो जीरो हो गया। लेकिन नॉन कंडक्टर भी है, लेकिन उसके बगल में कंडक्टर है तो थोड़ा सोच के। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ हम एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको सोच कर करके दिमाग तुम्हारा बौड़ाने लगे। यहाँ देखो, अरे किसी टाइप का है, ये क्लोज है और यहाँ पर कंडक्टर रखा हुआ है और यहाँ पर है जो कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इससे तो जीरो पास होगा तो सोचनी नहीं, इससे बताओ तो कितना पास होगा। तो इसके कारण यहाँ इंड्यूस होगा कि नहीं, माइनस क्यू डैश। अरे बोलो यार। और यहाँ पर प्लस क्यू डैश, तो ये वाला इसके अंदर में है। तो ये समझ में आ रहा है कि अभी भी इससे फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। तो ये नहीं कि कंडक्टर में रहता तो हो ही जाता है, लेकिन दिया जान के ऐसे जाता है। समझ में आ रहा है। चलो एक चीज और तो तुम देख लो, क्योंकि हो सकता है वैसे में तुमको फंसाने का प्रयास करे। तो उसमें सिंपल बच्चा नहीं फंसता है, जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वह फंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ समझना। दे दिया है एक गॉसियन सरफेस दे दिया, एक गॉसियन सरफेस दे दिया। चलो ऐसा ही दे दिया गॉसियन सरफेस, और इससे एक करंट कैरिंग वायर गया जिसमें करंट क्या है, आई। तो आपको बताना है कि इससे फ्लक्स कितना पास होगा। तो जो ज्यादा दिमाग लगाएगा बच्चा वो क्या सोचेगा, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना। हम मैग्नेटिक का नहीं बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का। फिर आगे हम बताएंगे कि मैग्नेटिक में क्या होता है, उसका तो बहुत शॉर्ट तरीका होता है। अरे ओवरऑल यही है कि मैग्नेटिक में ये हो जाता है इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएस किसी क्लोज से, ये हमेशा ही जीरो होता है। तो कैसे होता है वो देखेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला। बोलो यार। तो इस केस में जो ज्यादा दिमाग बच्चा लगाएगा वो क्या सोचेगा, कह रहे करंट चल रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेट फ्लक्स कितना पास होगा, नेगेटिव चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा नहीं होता है। अरे ऐसे समझो, करंट दौड़ रहा है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन उसमें प्रोटॉन भी ना अंदर में रेस्ट में है। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल ही है। अरे नहीं, उतना भी बात रहती, याद रखना क्या, हाँ करंट नहीं, करंट वाला जो है वायर, तो करंट कैरिंग वायर जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, उसको चार्ज नहीं माना जाता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। उसमें ये तुमको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, प्रोटॉन भी है। ऐसा समझो, 10 गो प्रोटॉन यहाँ रेस्ट में और 10 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, तो ओवरऑल चार्ज के व्यू से तो रेस्ट में ना है, सॉरी चार्ज के व्यू से तो वो न्यूट्रल ही है ना जी। बोलो यार, नहीं समझ आ रहा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट एक तरह से फ्लो हो रहा है। बोलो यार, प्रोटॉन रेस्ट में, लेकिन किसी भी जगह पर वायर पर देखोगे तो 50 गो प्रोटॉन है तो 50 गो इलेक्ट्रॉन उस जगह पर दौड़ रहा होगा। तो हमको मतलब किससे है, चल रहा है चार्ज उससे कि ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज से। ये समझ में आया कि यहाँ पर जीरो होगा। तो वही बताया कि दिमाग ज्यादा लगाएगा, सोचा करंट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा। अरे बोलो यार, ओवरऑल करंट कैरिंग वायर क्या होता है, न्यूट्रल। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, है? ये सब में ऐसे ही सब क्वेश्चन पूछा, देख लो एक दो बोल देते हैं, वो सब लिखते नहीं है। खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, मतलब एक लेक्चर और बाकी है, आज का लेक्चर खत्म हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जी, कोई स्फीयर है या कोई दिल है, उसके अंदर में चार्ज है। अब दिल को 4 गुना बड़ा कर दिए तो फ्लक्स ज्यादा होगा कि कम होगा, वो नहीं होगा। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पहले भी था, बड़ा भी कर दिए तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात समझ में आया। तो ये सब में फंसाता है बच्चा को। तो बच्चा कैसे सोचता है, ई और एरिया से, तो लगता है कि एरिया बड़ा हो गया तो फ्लक्स बड़ा होगा। नहीं, उधर से एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। अगर कोई सोचेगा कि ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा तो अभी छोड़ दो, तो उसमें क्या होता है कि बड़ा करोगे
अरे बोलो यार, तो एरिया तो बड़ा हो गया लेकिन इंटेंसिटी घट जाता है, तो ओवरऑल होकर वही हो जाता है। लेकिन ऐसे तुमको नहीं सोचना है, चार्ज के व्यू में सॉरी चार्ज देगा तो उस सिचुएशन में हमेशा आपको गॉसियन लॉ से ही सोचना है। तो छोटा स्फीयर है चाहे बड़ा स्फीयर है, जो भी चार्ज में रहेगा वो उतना बटा एप्सिलॉन। हाँ चार्ज निकाल दोगे तो भले चेंज होगा, कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार। और एक चीज सुना, कोई स्फीयर है, अब उसके स्फीयर या कोई भी चीज है क्लोज है, उसके अंदर में तुम चार्ज को मूव कराओगे फ्लक्स चेंज हो जाएगा क्या अंदर में? नहीं, वो हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अरे स्फीयर मान लो तो जहां पर तुम नजदीक में रखोगे अंदर में तो वहां से ज्यादा पास होगा, दूसरा तरफ से कम होगा। फिर इधर लाओगे तो इधर से ज्यादा होगा, उधर से कम होगा, लेकिन ओवरऑल उतना ही रह जाएगा। कैसे पता चलेगा ओवरऑल उतना ही रह जाएगा? हाँ तो चार्ज बटा एप्सिलॉन लो। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो सब चीज हम बता दिए, जहां जहां गलती हो सकता है कंडक्टर लोग बता दिए, और यहां भी हम आपको बता दिए कि करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है तो कहीं से पास करेगा। हम मैग्नेटिक फ्लक्स का गारंटी अभी नहीं ले रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला तो हम मैग्नेटिक फील्ड वाला पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हिसाब से बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं कि करंट कैरिंग वायर पास होगा तो इलेक्ट्रिकल व्यू से वो न्यूट्रल होता है। और डीप जब पढ़ना आता है तो उसे पढ़ा जाता है कि जहां भी करंट का बेंडिंग होता है, मैंने वायर ऐसे है फिर ऐसे हो गया तो यहाँ पर कुछ चार्ज स्टोर हो जाता है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में वो सब नहीं है, हम लोग के सिलेबस में कितना है, जितना चार्ज आया उतनी चार्ज गया। समझ में आया? वो हायर में पढ़ना रहता है, आपको नहीं पढ़ना है, तो सब सोचना भी नहीं। समझ में आ रहा है? आपको क्या सोचना है कि कोई भी वायर में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन ओवरऑल कहीं जमा नहीं होता है। किसी भी पोर्शन को देखोगे तो वो न्यूट्रल ही रहेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो ये सब गलती नहीं होना चाहिए। हमको जितना लग रहा था उतना हम तुमको करवा दिए। अब एक क्लास और होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसमें तो क्या है कि छोटा छोटा न्यूमेरिकल होगा, क्यूब वाला बताएंगे, सब बता देंगे, वो याद रहेगा तो बन जाएगा सब। आप सब ऐसे कोई नहीं फंसा सकता है अब आपको इतना में। अब बाकी थोड़ा सा जो बाकी हो आगे बताएंगे, सॉरी लेंगे कंसेप्ट पे बात खत्म हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कब चलेगा आप क्लास? मंडे को। मंडे को ये खत्म कर देंगे पूरा, जो भी है सब एकदम झाड़ पोछ के। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट किया जाएगा। समझ आ रहा है?